नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करते हैं 11वीं के व्यापारिक संगठन के पाठ, जिसमें हम वाणिज्य की सभ्यता और आधुनिक दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू करें। आज हम शुरुआत करते हैं 11वीं के व्यापारिक संगठन के पहले पाठ की। क्या होता है व्यापारिक संगठन? व्यापारिक संगठन एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें हम व्यापार के अंदर जो गतिविधि होती है उनके बारे में समझते हैं। उसी कड़ी को शुरू करते हुए पहला टॉपिक आता है आपका वाणिज्य का विकास और आधुनिक सभ्यता। अब ये वाणिज्य के विकास के अंदर कि वाणिज्य ने किस तरीके से कब शुरुआत हुई और किस तरीके से ये आगे बढ़ा, अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो शुरुआत आती है सबसे पहले आखेट अवस्था की। जो हमारा वाणिज्य है उसे 6 भागों में बांट रखा है, जिसमें पहली आती है आखेट अवस्था, दूसरी आती है पशुपालन अवस्था, तीसरी आती है कृषि अवस्था, चौथी आती है हस्तकला या दस्तकारी अवस्था, पांचवी आती है गृह उद्योग अवस्था, छठी आती है औद्योगिक अवस्था। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम समझते हैं आखेट अवस्था को कि ये क्या चीज़ होती है। यह अवस्था मानव के आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। इस अवस्था में मानव पूर्णतः असभ्य था और उसकी आवश्यकताएं भोजन तथा आवास तक ही सीमित थी। वह आत्मनिर्भर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता था, अर्थात इस अवस्था में मनुष्य स्वतंत्रता प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि आखेट अवस्था क्या होती थी। कि उस समय भोजन क्या होता था कि आपको जानवर मिल गए, आपने उनका शिकार करा, उनको खा लिया, कोई फल मिल गया, कोई मछली मिल गई, ये आपकी भोज्य व्यवस्था होती थी। अगर हम कपड़ों की बात करें तो उस समय में क्या पहनते थे लोग बाग? आपके जानवरों की खालें हो गई, आपके जो पेड़ हो गए उनके छाल हो गई, या बड़े बड़े पत्ते हो गए। तो इस टाइप की उस समय वस्त्र होते थे। स्थान रहने के लिए क्या होता था? या तो गुफाओं होती थी या पेड़ के ऊपर रह लिए। हथियार क्या होते थे उस समय? पत्थर हो गए, लकड़ी को छील के नोकीला कर लिया, इस टाइप के उस समय के हथियार होते थे। तो उस समय जो स्थिति होती थी वो बहुत ही विचित्र होती थी, क्योंकि उस समय शुरुआत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आती है पशुपालन अवस्था। पशुपालन अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था में मनुष्य ने मस्तिष्क का विकास हुआ, जिसके उपरांत उसने जानवरों को मारने की अपेक्षा उनको पालना प्रारंभ कर दिया, अधिक लाभप्रद समझा। फलस्वरूप उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इस अवस्था में मानव अपने निर्वाह के लिए पूर्णतः पशुओं पर निर्भर थे। इस अवस्था में मनुष्य ने सभ्य होना प्रारंभ किया। वह अपने परिवारों और बच्चों के साथ उस स्थान पर रहने लगे जहाँ पे पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होता था। इस अवस्था में जो मनुष्य था उसका मुख्य व्यवसाय था पशुओं को पालना। किस टाइप के पशु होते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालना। इसके अलावा उसने भेड़ों से ऊन लेना शुरू कर दिया था, झोपड़ियाँ बनाने लगे थे, कबीलों में घूमने लगे थे, छोटे छोटे बर्तन बनाने लगे थे, अतः अपनी ज़रूरत की चीज़ों को धीरे धीरे उन्होंने बनाना सीखा था। इस युग के अंदर धीरे धीरे व्यवसाय शुरू हुआ। लोगों के अंदर जब झुंड बने, जिसे हम कबीले कहते हैं, तो आपस में युद्ध होने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो हारते थे उन लोगों को अपने पशु पालन के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए दास प्रथा का शुरुआत हुई। इसके बाद अगली अवस्था आती है कृषि अवस्था। कृषि अवस्था पशुपालन अवस्था में जब मानव द्वारा पशुओं को पाले जाने लगा, तब उसके लिए भोजन की तलाश की जाने लगी। इस प्रकार भोजन की तलाश में मानव ने प्रकृति में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को बढ़ते हुए देखा, तो उसे कृषि कला के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसी युग में उसने पशुओं के चारे से संबंधित पेड़ पौधे उगाने शुरू करे, जिससे उन्होंने पशु, पक्षी और अपना दोनों का पालन पोषण शुरू करा। अगर हम इस युग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो अब मनुष्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो खेती हो गया था। उसने अनाज, फल, सब्जी उगाना शुरू करा। उसने जो भेड़ थे उससे ऊन प्राप्त करी, कपास, रेशेदार पौधों से रेशम प्राप्त करी आदि का उपयोग करना शुरू करा। धीरे धीरे मिट्टी के मकान बनने शुरू हुए। खेती के लिए यंत्रों का
औजारों का बनना शुरू हुआ। इस युग में जो श्रमिक वर्ग है उसका उदय हुआ कि जो लोग गरीब होते थे उस समय में, वो लोग बड़े किसानों के यहाँ खेती करना शुरू करते थे। इसी युग में वस्तु विनिमय का प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर एक गांव के अंदर हर कोई व्यक्ति एक एक चीज़ का पैदावार करता था और उसके बाद साप्ताहिक बाजार में जाते थे और जो व्यक्ति जो सामान पैदा करता था या जो चीज़ बनाता था उसे लेके जाता था, उसे देता था और उसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु लेना शुरू कर देता था। तो इस युग के अंदर वस्तु विनिमय का प्रारंभ हुआ। कृषि के साथ साथ अगली जो अवस्था आई वो आई हस्तकला या दस्तकारी अवस्था। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे उसके अंदर नई चीज़ों को सीखने की नई ज़रूरतें पैदा हुई और उनको पूरा करने के लिए वह दस्तकारी या हस्तकला के बारे में सीखने लगा और उस चीज़ को बनाने लगा। कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई इसमें, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें बनने लगी। श्रम का विभाजन हुआ। आर्थिक दिशा से जो किसान थे वो अमीर होने लगे, जो शिल्पकार थे उनकी व्यवस्था अच्छी होने लगी, उनकी पैसे की जो लेन देन थी वो मजबूत हुई। इसी युग में क्रय विक्रय प्रणाली का जन्म हुआ, क्योंकि इस युग में लोहार हुए, सुनार हुए, कृषक हुए, मोची हुए, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों में अपनी महारत हासिल करी, उन चीज़ों को बनाया और बाज़ार में बेचना प्रारंभ करा। उसके बाद आता है अगला गृह उद्योग अवस्था। यह बात है 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य की, जिसमें गृह उद्योग, कृषि तथा शिल्पकारी को अलग अलग प्रकार का कार्य माना जाने लगा। इस अवस्था में वस्तु विनिमय की जगह धीरे धीरे क्रय विक्रय ने स्थान ले लिया और जो मुद्रा थी और जो नाप तोल की पद्धति थी उसका विकास हुआ। व्यवसाय के लिए मध्यस्थ तथा दस्तकारों को कच्चा माल देके उनसे सामान तैयार कराने लगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। साथ ही परिवार के अन्य लोग भी इस कार्य में मिलजुल के उनका साथ करने लगे। इसीलिए इस अवस्था को गृह उद्योग अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस युग की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें घर में सब परिवार के लोग मिलजुल के इस व्यापार को करते थे। छोटे पैमाने पे जो औजार होते थे उनकी मदद से इस कार्य को किया जाता था। व्यापार क्षेत्र के विस्तार, इन अवस्थाओं में ही मध्यस्थों का जन्म हुआ। कारीगर संघों की स्थापना हुई। परिवहन के साधनों में उन्नति हुई। पत्र मुद्रा, साख मुद्रा का जन्म हुआ। तो इस टाइप की बहुत सारी पद्धति जो है इस युग में आई। इस युग के अंदर व्यापार हुआ, बाजार हुए और धीरे 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 एक वाणिज्य या व्यापार की स्थापना को सुचारू रूप से देखे जाने लगा। और उसके बाद अगली कड़ी आती है औद्योगिक अवस्था की। यह 18वीं शताब्दी की स्थिति है, जिसमें लगभग सभी देश, मुख्यतः इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाज की रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। यहीं से कारखाना प्रणाली का भी जन्म हुआ। इस प्रणाली में नए आविष्कार हुए तथा गृह उद्योग प्रणाली लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उत्पादन छोटे घरों से निकल के बड़े कारखानों में होने लगे। इन कारखानों में मशीनों का उपयोग किराए पर मजदूर रख के किए जाने लगा। इस अवस्था में हुए नवीन आविष्कारों में जेम्स वाट का स्टीम इंजन आदि मुख्य हैं। विचित्र आविष्कारों तथा परिवर्तनों के कारण ही इस अवस्था को औद्योगिक क्रांति के नाम से संबोधित किए जाने लगा। अगर हम इस उद्योग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो यंत्रीकरण, कार्य जो है वो यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा होने लगा। शक्ति का प्रयोग, नई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। व्यापार का विस्तार हुआ, जब हम ज़्यादा माल बनाने लगे तो हम ज़्यादा माल बेचने लगे। परिवहन के साधनों की उन्नति हुई कि आसानी से ज़्यादा मात्रा में माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। पत्र मुद्रा का विकास हुआ। नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई। बैंक, बीमा कंपनी, डाकघर, इन सब की स्थापना हुई और इन सबको काम मिला क्योंकि अब व्यापार बढ़ने लगा था। इस चीज़ को आगे देखते हुए बड़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन हुए, उनको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। बड़े बड़े लोग इस चीज़ में जुड़ते चले गए। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जुड़ी और समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग होने लगा। व्यापार या वाणिज्य
का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, जिससे इसे हर देश की तरक्की के साथ देखा गया और हर देश अपने व्यापार को, अपनी औद्योगिक इकाइयों को मजबूत बनाना चाहता है, जिसके लिए हर विकसित देश या विकासशील देश निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आज हमने इस पाठ के अंदर आखेट अवस्था, पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था, हस्तकला अवस्था, गृह उद्योग अवस्था और औद्योगिक अवस्था के बारे में चर्चा करी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।